हेलो एवरीवन, मैं शिवम राजपूत आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है हमारा वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। और ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएगा, उसकी दोस्तों यहाँ पे अच्छाइयों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताएगा। और एक दोस्तों यहाँ पे ओवरव्यू दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगा कि कैसे जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो आज है वो दोस्तों यहाँ पे वो किन किन चीज़ों से दोस्तों होकर के गुजरा है, कहाँ से इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। ये दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को वीडियो जो रहेगा वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको समझने में मदद करेगा। उनसे रिलेटेड जो भी आप सभी लोगों के डाउट्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप देखोगे कि भारत का जो गौरवशाली इतिहास है वो आज दोस्तों 200-400 साल पुराना नहीं है। वह दोस्तों यहाँ पे हजारों सैकड़ों दोस्तों यहाँ पे साल पुराना है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण झेले हुए हैं। उनके दोस्तों यहाँ पर रीति रिवाजों और संस्कृतियों को दोस्तों यहाँ पे भारत में आते हुए देखा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पे हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं आज भी दोस्तों यहाँ पे कायम है। इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो आप लोगों का, कोई भी सवाल हो आप लोगों का, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करने के पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे तो कहाँ से करेंगे। हम लोगों का दोस्तों ये जो वीडियो शुरू रहेगा वो आप लोगों के प्राचीन भारत में दोस्तों यहाँ पे वैदिक कालीन जो शिक्षा पद्धति थी वहां से शुरू होकर के दोस्तों फिर हम लोग आगे धीमे धीमे जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उनकी ओर जाएंगे, उनको समझेंगे, उनके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वैदिक काल की ओर अगर देखा जाए तो वैदिक काल में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो दोस्तों यहाँ पे भारत में क्या थी, प्रचलित थी। यहाँ पे आप लोगों का जो ज्ञान था दोस्तों यहाँ पे उसको इंसान का तीसरा नेत्र माना जाता था। और ये बात कही जाती थी कि जिस इंसान के पास दोस्तों यहाँ पे ज्ञान नहीं है या दोस्तों जिस इंसान को शिक्षा नहीं मिली है उसकी दोस्तों तुलना एक पशु से की जाती थी। मतलब ज्ञान के बिना जो इंसान है वो दोस्तों एक किसके समान है, पशु के समान कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ पे वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो कहाँ पे दी जाती थी, तो आप सभी लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि जो वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी दोस्तों यहाँ पे वो कहाँ पे होती थी, वो गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल पद्धति जो थी दोस्तों यहाँ पे वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जानी जाती थी। और वैदिक काल में दोस्तों यहाँ पे इसका क्या था, नाम जो था वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति था। तो ये जो है दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का नाम था। गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो दोस्तों यहाँ पे किन के द्वारा दी जाती थी, गुरुओं के द्वारा दी जाती थी। और एक बात और आ जाती है, गुरुकुल में एडमिशन कब दिया जाता था, तो दोस्तों यहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे आप लोगों को आज की डेट में पता होगा कि कक्षा 1 में एडमिशन 6 साल की उम्र में दिया जाता था। ऐसे ही गुरुकुल कालीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें हिंदू धर्म में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो 16 संस्कार वर्णित थे उन 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार होता है दोस्तों यहाँ पे उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार के बाद जो बच्चा होता था उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एडमिशन कहाँ पे दिया जाता था, आप लोगों के गुरुकुल में दिया जाता था। गुरुकुल जो होते थे दोस्तों यहाँ पे वो एक तरह से कह सकते थे कि आवासीय या हॉस्टल वाले स्कूल्स होते थे। वहां पे बच्चा जो होता था वो टीचर के या गुरु के साथ ही रहता था। मतलब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे बच्चा जब स्कूल जाता था या गुरुकुल में जाता था तो उसे अपना जो घर का जीवन है उसे छोड़ना पड़ता था। गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति की क्या क्या विशेषताएं थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जो शिक्षा थी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट थी। यहाँ पे निःशुल्क एजुकेशन थी। आप लोगों को दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना है कि बच्चों से यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या नहीं लिया जाता था, फीस नहीं ली जाती थी। जो एजुकेशन थी वो कैसी थी दोस्तों यहाँ पे,
फ्री ऑफ कॉस्ट थी। यहाँ पे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो किस प्रकार की होती थी, बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग से रिलेटेड, अच्छे चरित्र के निर्माण से रिलेटेड होती थी, अच्छी आदतों को सिखाने में मदद करती थी। और जो मुख्य रूप से जो पाठ्यक्रम होता था उसमें नैतिक शिक्षा यानी कि मोरल एजुकेशन और आध्यात्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये जो हो जाती है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाती थी। क्या क्या विषय पढ़ाए जाते थे यहाँ पे बच्चों को दोस्तों, यहाँ पर वेदों का ज्ञान करवाया जाता था, व्याकरण सिखाई जाती थी, तर्कशास्त्र सिखाया जाता था, इसके साथ साथ दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के अलावा युद्ध कला जैसी जो शिक्षाएं होती थी वो सारी शिक्षाएं कहाँ पे दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो गुरु और शिष्य है उसमें दोस्तों यहाँ पे जो सम्मान होता था वो बहुत ही दोस्तों यहाँ पे हाई लेवल का होता था। मतलब आप कह सकते हो कि गुरु शिष्य का जो दोस्तों यहाँ पे रिश्ता माना जाता था वो इस तरह का माना जाता था, सबसे पवित्र। गुरु जो था वो बच्चे को अपने किसकी तरह पालता था, सगे बच्चों की तरह पालता था। और बच्चे जो थे दोस्तों यहाँ पर गुरु को अपना दूसरा माता पिता मानते थे। मतलब पहला जन्म जो है बच्चों को कौन देता है, उसके बायोलॉजिकल माता पिता, लेकिन बच्चे को ऐसा माना जाता था कि जो दूसरा जन्म है वो कौन देता था, शिक्षक देता था। तो ये जो थी दोस्तों गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति की विशेषताएं थी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, जो शिक्षक का रोल था वो क्या था, शिक्षक जो था दोस्तों बच्चे का माता पिता भी होता था, क्योंकि बच्चे जो थे वो गुरुकुल में किसके साथ रहते थे, गुरु के साथ रहते थे। साथ में फिलोसोफर भी होता था, जो भी बच्चों के मन में बात होती थी, डाउट होते थे, जो भी सवाल जवाब होते थे तो वो दोस्तों किससे क्लियर करते थे, गुरु से पूछते थे। और एक फिलोसोफर के अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या होता था, गाइड भी होता था, मार्गदर्शक भी होता था। और गुरु का जो यहाँ पे स्थान माना जाता था वो सबसे ऊंचा माना जाता था। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती थी कि सर जो गुरुकुल होते थे उनको पैसे कहाँ से आते थे, उनको गुरुकुल चलाने के लिए जो फंड होता था वो कहाँ से आता था। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा जो आप लोगों को समझनी है। जो गुरुकुल होते थे वो दोस्तों यहाँ पे किसी के कंट्रोल में नहीं होते थे, ना वहाँ पे किसी राजा का शासन चलता था, ना किसी दोस्तों यहाँ पे इंसान का शासन चलता था। वहाँ का दोस्तों जो पूरा नियम कानून होते थे वो कौन बनाता था, गुरु ही बनाते थे। वहाँ पे किसी राजा की बात नहीं मानी जाती थी, क्यों, क्योंकि वो फ्री थे। दूसरी चीज, इनको फंड कहाँ से आता था, तो गुरुकुल जो होते थे वो दोस्तों अधिकतम भिक्षा जिसे कह देते हैं हम लोग, उस पर दोस्तों यहाँ पर क्या थे, चलते थे। शिक्षा देने के बाद जो वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो गुरु के साथ साथ कहाँ जाते थे, आसपास के गांव में जाते थे और भिक्षा के सहारे वो अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। तो वो भिक्षा जो थी वो एज अ मतलब दया के नाम पे नहीं दी जाती थी, वो एक लोग रिटर्न के रूप में देते थे। क्यों, क्योंकि वहां पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे गुरु जब बच्चों को पढ़ाता था तो वो किसी तरह की फीस नहीं लेता था। जब बच्चे पढ़ लिख के दोस्तों यहाँ पे गुरुकुल को छोड़ करके जाते थे तो दोस्तों यहाँ पे वो गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ दे करके जाते थे। तो ये जो थी यहाँ पे गुरुकुल की इंपॉर्टेंट बात होती है। तीसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाती है, गुरुकुल के जो नियम थे दोस्तों यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और टफ थे। तो गुरुकुल के नियम जो होते थे वो कैसे होते थे, कठिन होते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुकुल के जो नियम होते थे वो कैसे होते थे, अत्यधिक कठिन होते थे। और गुरुकुल में दोस्तों यहाँ पे बच्चों को सभी तरह का ज्ञान दिया जाता था। और ज्ञान को दोस्तों एक किसके रूप में देखा जाता था, इंसान की तीसरी आंख के रूप में देखा जाता था, कि इंसान का दोस्तों यहाँ पे वो एक तीसरा नेत्र खोलने वाला होता है। अब गुरुकुल के बाद आप देखोगे, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गुरुकुल पद्धति थी वो किस पद्धति का दोस्तों यहाँ पे रूप थी, वो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी। वैदिक काल में आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में किस धर्म का उदय देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिलता है। तो जो गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति थी इसमें बाद में कुछ खराबियां आ गई, कुछ बुराइयां भी आ गई। कैसे आ गई, मतलब फिर इसको दोस्तों यहाँ पे ये माना जाने लगा कि ये कुछ लोगों की दोस्तों जागीर है, कुछ जाति विशेष के लोगों की दोस्तों यहाँ पे गुरुकुल में ऐसा माना जाने लगा कि इन्हीं का ही यहाँ पे अधिकार है। दूसरी चीज,
यहाँ पे गुरु का बेटा ही गुरु बनने लगा। तो कुछ इस तरह के जब नियम आने लगे, दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई कि जो नियम थे बहुत ज्यादा कठोर थे, तो कई सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पे इनका गलत उपयोग किया। जैसे किसी पे अगर गलती से किसी गाय वगैरह की हत्या हो जाती थी तो दोस्तों उस पर बहुत ज़्यादा दंड दिया जाता था, उस पर बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे कर्म कांड दोस्तों यहाँ पे जिनको हम कह देते हैं उनका दोस्तों यहाँ पे उसको पालन करना होता था। तो जो गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति थी वो बाद में जाके थोड़ी सी करप्ट होने लगी, या कह सकते हो उसमें कुछ बुराइयां आने लगी। तो दोस्तों उसको सुधार करके फिर जो बौद्ध धर्म होता है वो बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में बदल जाती है, जहां पे आप देखोगे कि फिर शिक्षा जो थी वो गुरुकुल से निकल करके कहाँ की ओर चलने लगी, मठ की ओर निकलने लगी। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो होती है, जो गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति थी उसमें दोस्तों यहाँ पे स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का दोस्तों यहाँ पे जिक्र देखने को मिलता है। कैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की, ठीक है ना, तो कई सारी विदुषियां जो थी उनका दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति में हमें क्या मिलता है, जिक्र देखने को मिलता है कि भाई गुरुकुल कालीन शिक्षा पद्धति में कई सारी दोस्तों यहाँ पे महिलाओं को भी शिक्षा की बात की जाती है, जिसमें गार्गी आ जाती हैं आप लोगों की, आत्रेयी आ जाती हैं, कौशल्या आ जाती हैं, तारा आ जाती हैं, द्रौपदी आ जाती हैं। तो ये जो कुछ नाम है इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। गार्गी, कौशल्या, आत्रेयी, तारा और द्रौपदी, इन लोगों को दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को शिक्षा में यहाँ पे जिक्र देखने को मिलता है। तो गुरुकुल कालीन शिक्षा में दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। एक तो शिक्षा जो थी दोस्तों यहाँ पे कैसी थी, फ्री थी। दूसरी चीज, गुरुकुल के जो नियम थे वो दोस्तों यहाँ पे कैसे थे, कठिन थे। तीसरी चीज, लड़कियों की एजुकेशन जो थी वो गुरुकुल कालीन शिक्षा में भी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत लिमिटेड या बहुत कम देखने को मिलती है। तीसरी चीज, यहाँ पे जो लोअर क्लास होता था उसको भी दोस्तों यहाँ पे शिक्षा में जो पहुंच थी वो बहुत ज्यादा कम थी। हम पूरी तरह से मना नहीं कर सकते हैं कि लोअर क्लास को शिक्षा में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, नहीं, लेकिन यहाँ पे कम पहुंच थी, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे वो सभी एक समान रहते थे, चाहे राजा का बच्चा हो चाहे किसी गरीब बच्चे का बच्चा हो। गुरुकुल में वो गुरु के सामने कैसे होते थे दोस्तों, यहाँ पे एक समान माने जाते थे। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो थी दोस्तों यहाँ पे वो आगे चल करके बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में क्या हो जाती है, बदल जाती है। मतलब गुरुकुल तो चलते रहते हैं, साथ में बौद्ध धर्म वाले लोग भी अपने शिक्षा के केंद्र खोलते हैं। उन शिक्षा के केंद्रों का नाम क्या होता है, मठ, ठीक है ना। मठ जो होते थे वो बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र बनते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो लड़के और लड़कियां हैं उनको साथ रहने की दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाती है, आजादी हो जाती है। मतलब कि मठ में लड़के और लड़कियां एक साथ रहते थे। साथ में मठ के अंतर्गत क्या आते थे, कई सारे संघ आते थे जो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे स्तर पे शिक्षा देने का क्या काम करते थे, कार्य करते थे। मठ में दोस्तों जो शिक्षा दी जाती थी वो दोस्तों यहाँ पे चर्चा के माध्यम से दी जाती थी। गुरुकुल कालीन शिक्षा भी जो थी दोस्तों यहाँ पे वह कैसी थी, मौखिक थी, ठीक है ना। यहाँ पे शिक्षा मौखिक दी जाती थी, मौखिक ही परीक्षा होती थी, ठीक है ना। सेम मठ में भी जो शिक्षा होती थी वो कैसे होती थी, वाद विवाद चर्चा के माध्यम से होती थी। तो गुरुकुल के साथ साथ फिर क्या आने लगा भारत में, बुद्ध कालीन शिक्षा दोस्तों यहाँ पे आने लगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे भारत में कई सारी विश्वविद्यालय खोले गए, कई सारी दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरी खोली गई, जिसमें नालंदा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की विश्वविद्यालय का नाम आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है कि जो मठ होते थे वहां पे आप लोगों के जो शिक्षा होती थी उसमें आप लोगों के तर्क वितर्क के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों को कई सारे नए विचार देखने को मिलते थे जो दोस्तों यहाँ पे कहाँ किससे अलग थे, गुरुकुल कालीन शिक्षा से अलग थे। कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें जो थी वो गुरुकुल कालीन शिक्षा में क्यों गलत थी। तो यहाँ पे आप लोगों को
सृजनात्मक सोच यानी कि किसी चीज को नए तरीके से कैसे करना है इसकी आ जाती थी। दूसरी चीज, यहाँ पे आप लोगों को सही निर्णय लेने पे ज्यादा जोर दिया जाता था, समस्या समाधान पे ज्यादा जोर दिया जाता था। तो ये जो थी दोस्तों इस तरह से बौद्धिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी। फिर इसके बाद आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट बात जो आ जाती है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस किस की बात की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो गार्गी है, आत्रेयी है, कौशल्या है, और दोस्तों इनके अलावा एक और नाम बताया था तारा। तो इन लोगों की दोस्तों यहाँ पे बात की गई थी। तो यानी कि बालक और बालिका दोनों को शिक्षा का क्या था, समान अधिकार था। शिक्षा पद्धति जो थी दोस्तों वो मौखिक थी, और वाद विवाद और चर्चाएं जो थे वो गुरुकुल कालीन शिक्षा प्रणाली के क्या थे, भाग थे। तो ये जो थे दो प्रणालियां हमने पढ़ी, गुरुकुल कालीन शिक्षा प्रणाली और बुद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। अब इसके बाद आप देखोगे कि मध्यकालीन भारत में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भारत में दोस्तों यहाँ विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो विदेशी आक्रमण करने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे इस्लाम धर्म का भारत में क्या होता है, आगमन होता है। जब भाई इस्लाम धर्म भारत में आता है तो वो धर्म के साथ साथ अपने रीति रिवाज, परंपराएं, अपनी भाषा, बोली और इनके अलावा अपने दोस्तों यहाँ पे जो लिटरेचर होता है उनको भी लाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि मुगल काल में आप सभी लोगों के लिए जो मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली है उस पर काफी ज्यादा जोर देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को आगरा में दोस्तों बनवाया गया मदरसा भी दोस्तों क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मुगल कालीन शिक्षा थी वो प्रारंभ कहाँ से होती थी, मकतब से होती थी। तो मकतब दोस्तों यहाँ पे एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों यहाँ पे बच्चे जो होते थे क्या लेते थे, प्राथमिक शिक्षा लेते थे। जब बच्चे मकतब में पढ़ लेते थे, मकतब में दोस्तों उनको केवल अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। फिर वो दोस्तों कहाँ पे जाते थे, वो मदरसा में जाते थे। मदरसा में दोस्तों यहाँ पे उनकी क्या होती थी, उच्च शिक्षा दोस्तों यहाँ पे क्या होती थी, कराई जाती थी। मदरसे में क्या क्या पढ़ाया जाता था, बच्चों को कुरान का ज्ञान कराया जाता था, इस्लामी कानून के बारे में पढ़ाया जाता था। साथ ही साथ उनको दोस्तों जो तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित और चिकित्सा जो दोस्तों यहाँ पे विषय जो थे वो शामिल थे। अब यहाँ पे मुगल कालीन शिक्षा की दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। मुगल कालीन जो शिक्षा थी वो दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार को दोस्तों यहाँ पे प्रेरित करने के लिए बनाई गई एक शिक्षा पद्धति थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि यहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार जो था वो दोस्तों यहाँ पे क्या था, मुख्य उद्देश्य था। दूसरी चीज, यहाँ पे जो शिक्षा थी वो ग्रंथ और दोस्तों यहाँ पे किताबी शिक्षा नहीं थी, वह दोस्तों स्किल आधारित थी, कौशल आधारित शिक्षा थी। जैसे बुद्धकालीन जो शिक्षा थी वहां पे आप लोगों के वाद विवाद पे ज्यादा जोर दिया जाता था। जो वैदिक शिक्षा थी वहां पे आप लोगों के गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उस पर जोर दिया जाता था। यहाँ पे आप देखोगे कौशलों को दोस्तों बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, कौशल सिखाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे मुगल कालीन शिक्षा में जो गुरु होता था उसका नाम होता था उस्ताद, ठीक है। तो गुरु को किस नाम से जाना जाता था, उस्ताद के नाम से जाना जाता था। और जो उसका शिष्य होता था वो दोस्तों उस्ताद के हमेशा क्या करता था, साथ में रहता था और सीखता था, उसका हाथ बटाता था। वो कब तक सीखता था, जब तक वो उस स्किल में या कला में क्या ना हो जाए, पारंगत ना हो जाए, उस स्किल्स को अच्छे तरीके से सीख ना जाए। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हो जाती थी। और मुगल कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इस्लामिक परंपराओं का संरक्षण करना, उनका प्रचार प्रसार करना, यानी कि इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार से रिलेटेड। और जो भाषा थी दोस्तों वो अरबी और फारसी भाषाओं पे बहुत ज़्यादा जोर था। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विज्ञान और तकनीकी का शिक्षा का जो क्षेत्र था वो बहुत लिमिटेड था। और गर्ल एजुकेशन जो थी वो भी दोस्तों यहाँ पे क्या थी, लिमिटेड थी, ठीक है ना। तो कुछ उच्च घराने की लड़कियों को ही इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा लेने की क्या थी दोस्तों, अनुमति थी। बाकी
सामान्य लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे शिक्षा में दोस्तों यहाँ पे पहुंच इतनी ज़्यादा नहीं थी, खासतौर से लड़कियों के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है, आगरा में दोस्तों सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे मदरसा खुलवाया गया था, ठीक है ना, अकबर के द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोगों की किससे रिलेटेड हो जाती है, मुगल कालीन शिक्षा